बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर क्यों ज़रूरी है, हम कैसे मॉइस्चर रिमूव करते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर क्यों ज़रूरी है। ये बहुत सारे मल्टीपल पैरामीटर हैं। मल्टीपल पैरामीटर को फॉलो करने के लिए, उनको सेव करने के लिए, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए तो हम मॉइस्चर रिमूव करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, डिहाइड्रेशन है, हमारे पास सन ड्राइंग है, ठीक है ना, टनल ड्रायर्स है। ये एक बहुत बड़ी वो है, जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो बहुत बड़ी गेम आ जाती है कि किस तरीके से हमें मॉइस्चर रिमूव कराना है और एफिशिएंट वेज कौन कौन से हैं। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से, फूड की शेल्फ लाइफ के हवाले से, किस तरीके से हम क्या करते हैं, शेल्फ लाइफ को मैनेज करते हैं। अब हमने पढ़ा था फूड हमारे पास तीन तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी, ठीक है ना। शेल्फ लाइफ की बुनियाद पर हमने क्या पढ़ा था, फूड की तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहला था पेरिशेबल, दूसरा था सेमी पेरिशेबल, स्टेबल, पेरिशेबल और सेमी पेरिशेबल और पेरिशेबल फूड्स, ठीक है ना। स्टेबल फूड्स वो थी जिनके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है। उसके बाद हमारे पास सेमी पेरिशेबल आ जाती हैं, तो उनके अंदर जो 3 मंथ तक शेल्फ लाइफ हो सकती है। और जो पेरिशेबल फूड्स थी वो 1 डे 2 डे 3 डे तक उसकी शेल्फ लाइफ हो सकती है। फ्यू हार्स टू फ्यू डे उसे कहा जाता है शेल्फ लाइफ। अब ये शेल्फ लाइफ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, जो भी हमारी कमोडिटी है उसके मॉइस्चर पे डिपेंड कर रही है। जितना मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होगा वहाँ पे उतना ही स्पॉइलेज के चांसेस ज़्यादा होंगे। मॉइस्चर कम होगा तो स्पॉइलेज के चांसेस कम होंगे, ठीक है ना। वाटर एक्टिविटी अगर 0.9 से अबव होगी तो बैक्टीरियल जो इन्फेस्टेशन है ज़्यादा होगी। अगर 0.8 से कम होगी तो वहाँ पे माइक्रोबियल यीस्ट और मोल्ड, ये यीस्ट और मोल्ड ग्रो कर सकते हैं। 0.6 वाटर एक्टिविटी अगर हो तो वहाँ तक ग्रो कर सकती हैं। मतलब वाइड रेंज ऑफ मॉइस्चर कंडीशंस के अंदर यीस्ट और मोल्ड्स ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के लिए हायर मॉइस्चर ज़रूरी होता है। हम मॉइस्चर रिमूव करते हैं ताकि क्या किया जा सके, जो एक तो इंटरनल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, केमिकल फिजिको केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो फूड के अंदर हो रहे हैं, और एक तो उनको रोकना है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को रोकना है। दूसरा क्या करना है, हमने माइक्रोबियल जो लोड है उसको कम करना है, उसकी ग्रोथ को कम करना है। हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन को, माइक्रोब्स की मल्टीप्लिकेशन को रोकना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन हमने रोकनी कैसे, जब हम मॉइस्चर रिमूव करेंगे वहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा नहीं। जब वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जब सर्वाइव नहीं कर सकेंगे तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ किसी भी फूड की बढ़ा सकते हैं। अब रिमूवल ऑफ मॉइस्चर में सबसे पहले हमारे पास है वाटर का रोल क्या है। वाटर क्या करता है, केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए एक मीडियम का काम करता है, ठीक है ना। जितने भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं फूड के अंदर वो एक स्पेसिफिक मीडियम की वजह से हैं। वो मीडियम क्या है, वाटर है। सूटेबल मीडियम है केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। अगर वाटर नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी किसी हद तक स्टॉप हो जाएंगे। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे तो स्पॉइलेज प्रिवेंट हो सकती है और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी स्टॉप हो सकती है। अवेलेबल मॉइस्चर के बगैर स्पॉइलेज एजेंट कम्प्लीटली इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब उनके पास सरवाइव करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इनएक्टिव हो जाएंगे और अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और स्पॉइलेज नहीं होगी। अब जो मॉइस्चर है वो ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे पास फूड कमोडिटीज़ हैं काफ़ी हद तक मौजूद होता है, लेकिन क्या करता है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर मौजूद होता है। जो स्टेबल फूड्स हैं उनके अंदर बहुत कम होता है, जैसे हमारे पास सीरियल्स हैं और पल्सेस वगैरह आ जाती हैं, यहाँ पे मॉइस्चर कम होता है। ड्राइड की अगर मैं बात करूँ, मॉइस्चर 8% से 16% तक होता है। जो हमारे पास फ्रेश हैं, फ्रेश के अंदर हमारे पास लेग्यूम्स आ जाती हैं और हमारे पास वेजिटेबल्स आ जाती हैं, तो इनके अंदर मॉइस्चर क्या होता है, कदरे ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से उनकी शेल्फ लाइफ ही क्या होती है, कम होती है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश दैट कंटेन हाई लेवल स्पॉइल रेडियली, ठीक है ना। अब क्या होता है, रेडियली स्पॉइल होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है। मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ईच एंड एवरी 20 मिनट के बाद
जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी तो हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, लॉग की पावर्स में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। अब अगर एक टाइम में 10 माइक्रोब्स हैं तो नेक्स्ट 20 मिनट के बाद वो क्या होंगे, 100 होंगे। ड्राई बीन्स हैं, सीरियल्स ग्रेन्स हैं, इनके मॉइस्चर लेवल क्या होता है, कदर कम होता है। कम होने की वजह से उनकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी और स्पॉइलेज के चांसेस भी कम होते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो मोल्ड के ग्रोथ के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन हो तो वहाँ पे क्या होंगे, मोल्ड के चांसेस भी कम होंगे। ये जो नॉलेज हमने देखा है, हम अप्लाई करते हैं, हमने स्टडी किया है कि अगर मॉइस्चर कम हो जाएगा तो हम फूड को सेव कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में लोग इसको क्या करते हैं, फूड को यूज़ करते हैं सेव करने के लिए, इस नॉलेज को फूड सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे क्या कर लेते हैं, वो फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ वाटर इन फूड। फूड के अंदर, खुराक के अंदर वाटर का काम क्या है। सबसे पहला बात है सर्व एज अ सॉल्वेंट। क्या करती है वाटर, सॉल्वेंट का काम करता है। वाटर क्या करता है, सॉल्वेंट का काम करता है। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जितने भी क्या होंगे चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी हद तक हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी सॉल्वेबल हो जाते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या होंगे, जिसे हम पोलर और नॉन पोलर कहते हैं। वाटर दोनों को अपने अंदर डिजॉल्व किसी हद तक कर लेते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास अल्कोहल वगैरह इसके अंदर सॉल्वेबल होते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, पार्टिसिपेट इन केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन एज प्रिंसिपल रिएक्टेंट इन प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस क्या है, ब्रेकडाउन। अगर हम प्रोटीन की बात कर लें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स की बात कर लें तो क्या है, इनिशिएट करा रहा है, वाटर करा रहा है। जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो हाइड्रोलाइसिस मतलब अगर हम लिपिड्स के हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। प्रोटीन्स की बात करेंगे तो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाए। जब हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन्स की होगी तो मतलब कि हाइड्रोलाइसिस जब होगी तो यहाँ पे डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे होंगे। इवेंचुअली अगर हम बात कर लें प्रिजर्वेशन के साथ साथ तो ये हाइड्रोलाइसिस किसी हद तक, काफ़ी हद तक बल्कि जो स्पॉइलेज का भी चांस हो सकती है, स्पॉइलेज की वजह भी हो सकती है। वाटर क्या करता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंडेंसेशन, ठीक है ना। कंडेंसेशन का बाय प्रोडक्ट हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जितने भी, अगर हम रेस्पायरेशन की भी बात कर लें तो रेस्पायरेशन में भी वाटर बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस हो रहा है, सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर। इसी तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे क्या है, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ये मॉडिफायर का काम करता है। कैटालाइटिक एक्टिविटी जो दूसरे सब्सटेंसेस फूड के अंदर मौजूद होते हैं, मेटालिक कैटलिस्ट हैं, एसोसिएटेड लिपिड फॉर ऑक्सीडेशन आर इनएक्टिवेटेड बाय वाटर, ठीक है ना। अब मेटालिक कैटलिस्ट क्या होंगे, जो लिपिड फॉर ऑक्सीडेशन से एसोसिएटेड हैं, वो वाटर की मौजूदगी में इनएक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद फॉर्म ऑफ वाटर इन फूड, ये हमने पढ़ा था। हमारे पास जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर होती हैं, कितनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर हैं फूड के अंदर, 5 डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर हैं। इनमें सबसे पहले कौन सी है, फ्री वाटर। फ्री वाटर हमने बात की थी, अगर हम क्या करें, स्क्वीज करें तो वो वाटर क्या होता है, निकल आता है, टोमेटो के अंदर है, टोमेटो जूसेस हैं, ये क्या है, फ्री वाटर है। ड्रॉपलेट ऑफ इमल्सिफाइड वाटर, बटर के अंदर, ठीक है ना। बटर क्या है, वाटर इन ऑयल इमल्जन है, ठीक है ना। वाटर इन ऑयल इमल्जन में वाटर क्या होता है, ड्रॉपलेट की फॉर्म में मौजूद होता है। वाटर टाइड इन कोलाइडल जेल्स, ठीक है ना। जेलीज के अंदर, कोलाइड्स के अंदर वाटर जो होता है। और थिन लेयर ऑफ एडजॉर्ब्ड वाटर, ये कंडेंस्ड मिल्क, पाउडर मिल्क के अंदर मौजूद होता है, पाउडर मिल्क के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद है केमिकली बाउंड वाटर, हमारे पास वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ये शुगर्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है और किसी हद तक साल्ट्स के अंदर भी मौजूद होता है केमिकली बाउंड वाटर, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रिमूव, इसको जल्दी किसी भी सिस्टम से रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर फूड सिस्टम से केमिकली बाउंड वाटर को रिमूव करेंगे तो जो नेचर है फूड की वो भी सारी की सारी ख़राब हो जाएगी और क्वालिटी उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिससे कंज्यूमर एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं होगी।
याद रखिएगा एक बात, जब भी हम बात करते हैं किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की प्रोसेसिंग की, किसी भी फूड आइटम को सेव करने की, उसका कमर्शियल पर्पस होता है। कमर्शियल पर्पस के अलावा कोई और पर्पस नहीं होता। कंज्यूमर मेन टारगेट होता है। कंज्यूमर को हमने क्या करना होता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। अगर हमारी प्रोडक्ट के सेंसरी एट्रीब्यूट्स अच्छे होंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी, तो अल्टीमेटली जो है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा इंडस्ट्री को, ठीक है ना। अगर कंज्यूमर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इंडस्ट्री क्या है, लॉस में चली जाएगी, और ऐसा हरगिज नहीं होता है। जो केमिकली बाउंड वाटर है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिमूव ड्यूरिंग ड्राइंग, व्हाइल फ्री एंड एडजॉर्ब वाटर इज इजी टू मैनिपुलेट। सबसे डिफिकल्ट अभी मैंने बात की है, कौन सा वाटर है रिमूव करना, केमिकली बाउंड वाटर है। फ्री वाटर बिल्कुल आसानी से, और एडजॉर्ब वाटर को भी हम क्या कर सकते हैं, जल्दी मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, अब फ्री एंड एडजॉर्ब मॉइस्चर रिमूव्ड बाय सूटेबल मींस। इसमें क्या है, हम सन ड्राइंग कर सकते हैं, हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, इवेपोरेशन कंसंट्रेशन कर सकते हैं, फ्रीज ड्राइंग कर सकते हैं, डिहाइड्रो फ्रीजिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं। इसके लिए आसानी से रिमूव किया जा सकता है। इन दिस मैनर द वाटर बिकम्स अनअवेलेबल फॉर द केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। जब हम क्या कर देंगे, वाटर रिमूव कर देंगे, वाटर केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए मौजूद नहीं होंगे। जब ये वाटर मौजूद नहीं होगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक जाएगी, और अल्टीमेटली माइक्रोबियल एक्टिविटी भी क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। अब मॉइस्चर जो है फूड्स के अंदर, वो डिफरेंट वेज से क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। वो वेज कौन से हैं, सबसे पहले सन ड्राइंग है, डिहाइड्रेशन है, इवेपोरेशन है, फ्रीज ड्राइंग है, और उसके बाद क्या है, डिहाइड्रो फ्रीजिंग। सन ड्राइंग हम स्लाइड से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनका। सन ड्राइंग में क्या होता है कि हम डायरेक्टली प्रिपरेटरी ऑपरेशन, जो हमारे यूनिट ऑपरेशन है बेसिक, वो फॉलो करने के बाद के फूड को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सन रेज के सामने रख देते हैं। सोलर एनर्जी की वजह से क्या होता है, सोलर सन रेज की वजह से जो हीट एनर्जी जनरेट होगी, उससे जो वाटर वेपर है इवेपोरेट हो जाएंगे, और फूड क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, उसका मॉइस्चर रिमूव किया जाता है किसी भी सूटेबल मीन से। इवेपोरेशन में क्या है, वाटर को इवेपोरेट कराया जाएगा। फ्रीज ड्राइंग में क्या है, पहले फ्रीज किया जाएगा, उसके बाद एक सब्लिमेशन के प्रोसेस से उसको जल्दी जल्दी क्या कर दिया जाता है, दोबारा मतलब उसका वाटर रिमूव कर दिया जाता है। डिहाइड्रो फ्रीजिंग है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ड्राइड फूड्स हैं। एडवांटेजेस ऑफ ड्राइड फूड्स की अगर हम बात करें तो इसका कोई मुतबादिल मीन नहीं है, ठीक है ना। आजकल हम सबसे ज्यादा फोकस दे रहे हैं प्रिजर्वेशन पे। प्रिजर्वेशन बायोमैकेनिकल मीन्स, बायोमैकेनिकल मीन्स हम उसको रेफ्रिजरेट कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, शेल्फ लाइफ बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी सेंसरी एट्रीब्यूट जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हो रहे होते हैं, और किसी हद तक फूड के स्पॉइलेज के चांसेस वहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लें ड्राइड फूड्स की, तो ड्राइड फूड्स जो हैं बहुत 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 ज़्यादा क्या करते हैं, फ़ायदे देते हैं, और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स इसके देख लें। सबसे पहले क्या है, जब इसका मॉइस्चर रिमूव कर दिया जाएगा तो सबसे ईजीएस्ट वे है फूड को प्रिजर्व करने का। इसमें एक्सपेंसेस भी बहुत कम हैं, ठीक है ना, और फूड क्या हो जाती है अदर मेथड की निस्बत जो एक अच्छा वे है प्रिजर्व करने का। यहाँ पे जब कंसंट्रेट कर दिया जाएगा तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लॉस नहीं होंगे, कंसंट्रेट हो जाएंगे, वाटर सिर्फ क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल सॉलिड क्या होंगे, मैक्सिमम मौजूद होंगे। डिहाइड्रेशन फूड्स, डिहाइड्रेटेड फूड क्या करती हैं, इनका क्योंकि साइज कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट करना भी क्या है, लेस कॉस्टली है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम मिसाल के तौर पर किसी वेजिटेबल की बात कर लेते हैं, आप हमारे पास टर्निप्स की बात कर लें, टर्निप्स या हमारे पास कैबेज है, लोग क्या करते हैं, इसको ड्राई कर लेते हैं। अब जहाँ पे 70% वाटर है, वो 70% वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो मे बी 10% वाटर बिहाइंड रह जाए, ठीक है ना, पीछे 10% वाटर रह जाए। ये 10% वाटर इतना इश्यू काज नहीं करता, ठीक है ना। अब देखें हमारे पास अगर एक 70% वाटर वाली वेजिटेबल है या 80% वाटर वाली, तो पीछे 100 ग्राम में से 30 ग्राम बचता है। वो 30 ग्राम
100 ग्राम की निस्बत क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, और यहाँ पे जो ज़्यादा वो है कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्टेशन पे वो बच जाएगी। इसमें स्टोरेज स्पेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अल्टीमेटली हम अगर 100 जो ग्राम के क्यूब बनाएंगे या डब्बे बनाएंगे वो ज़्यादा जगह लेंगे बनिस्बत 30 ग्राम के। लेकिन सन ड्राइंग कुछ खास कंट्रीज के साथ मुंसलिक है। कहाँ का, जहाँ पे क्या होता है सूरज सर के ऊपर रहता है, गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। डिहाइड्रेशन जो है वो किसी भी कंट्री में प्रैक्टिस की जा सकती है, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर प्रैक्टिस की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे हमने मैकेनिकल मीन यूज़ करना है। मैकेनिकल मीन से हमने उसको हीट प्रोवाइड करनी है। जब हीट मैकेनिकल मीन से प्रोड्यूस हो रही होगी तो अल्टीमेटली वो किसी भी जगह पे किसी भी कंट्री के अंदर इजीली परफॉर्म हो सकता है। लेकिन जो सन ड्राइंग है वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक रीजन के अंदर, स्पेसिफिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अब हम देख लेते हैं सन ड्राइंग है क्या। Sun drying refer to removal of moisture from foods by exposing them to direct energy from the sun, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमारे पास जो भी फ्रूट या वेजिटेबल आएगी हमने उसको डायरेक्ट एक्सपोज करना है, मतलब कि उसको डायरेक्ट सामने रखना है सूरज की रेज के। तो वहाँ से क्या होगा, वही मैकेनिक जो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट जो वाटर है उसको इवेपोरेट कर देगी, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक साइज कम हो जाएगा और मॉइस्चर लेवल भी कम हो जाएगा। बहुत सारी फूड ग्रेन्स मिसाल के तौर पर सीरियल और पल्सेस हैं वो नेचुरली ड्राइड होती हैं फील्ड के अंदर ही सोलर एनर्जी से, और उनको ऑटोलाइसिस और जो माइक्रोबियल अटैक होगा उनसे बच जाती हैं। मॉइस्चर कंटेंट यूजुअली वेरीज फ्रॉम 8 to 16%। इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, हमारे पास पल्सेस और सीरियल ग्रेन्स के अंदर 18 to 16% होता है, और वाटर एक्टिविटी नॉर्मली बिलो 0.75 होती है। हमने देखा है 0.85 से अबव जो है वहाँ पे 0.8 या 0.85, 0.9 ये बहुत सारी जो डिफरेंट रेंजेस हैं। यहाँ पे बैक्टीरियल जो स्पॉइलेज है वो मिनिमम होती है। 0.9 से अबव हम जाते हैं 0.99 तक, तो वहाँ पे मैक्सिमम बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। इससे नीचे बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती, यीस्ट और मोल्ड की एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो सन ड्राइंग है इससे हम मॉइस्चर कम कर सकते हैं। जब मॉइस्चर कम होगा तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस भी कम होंगे, स्पॉइलेज के चांसेस भी कम होंगे। इन एडिशन टू these naturally preserved food, other perishable commodities are sun dried in order to prolong their shelf life, ठीक है ना। बहुत सारी जो हमारे पास पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं उसको सन ड्राई किया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। अब सन ड्राइंग कहाँ पे, ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पे सनशाइन क्या होती है, अबंडेंस होती है, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल क्या किए जाते हैं, सन ड्राइड किए जाते हैं। यहाँ पे मिसालें दी हुई हैं, ग्रेप्स अफगानिस्तान, ग्रीस एंड यूनाइटेड स्टेट टू प्रोड्यूस रेजिन्स एंड, जिसे हम किशमिश कहते हैं, वो प्रोड्यूस करने के लिए अफगानिस्तान और ग्रीस यूनाइटेड स्टेट में क्या किया जाता है, उसको सन ड्राई किया जाता है। एंड ड्राइंग ऑफ डेट्स इन सऊदी अरेबिया, इराक, तुनिसिया, इजिप्ट एंड अल्जीरिया। गुआवा, टोमेटो, pears and peaches are also sun dried in several parts of the world, ठीक है। इन पाकिस्तान फ्रूट इंक्लूडिंग फिग्स, प्लम्स, ग्रेप्स, डेट्स एंड एप्रिकॉट और सन ड्राइड। ये डिफरेंट कंट्रीज का सिनेरियो दिया हुआ है, वहाँ पे बताया हुआ है कि कौन से कंट्रीज के अंदर कौन से हमारे पास जो फ्रूट्स हैं उनको सन ड्राई किया जाता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में मोस्टली हमारे पास प्लम जो है, पीचेस हैं, ये बलूचिस्तान वाले एरिया में मैक्सिमम होती हैं। मैक्सिमम होने की वजह से इनको क्या किया जाता है, ऑफ सीजन के लिए बाय द मीन ऑफ सन ड्राइंग प्रिजर्व किया जाता है। अब सन ड्राइंग के लिए इक्विपमेंट क्या होंगे, अब एक जनरल सी बात है, यहाँ पे तो कोई इक्विपमेंट नहीं होते। हम क्या करते हैं, घरों में जो होम स्केल पे सन ड्राइंग होती है थोड़ी थोड़ी, तो वहाँ पे एक साफ क्लीन टॉवल लेते हैं या एक अच्छा सा कपड़ा लेंगे, जिसमें क्या करते हैं, हम पहले हमारी जो वेजिटेबल है उसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद हम उसको डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करके उसकी जो ट्रिमिंग है, उसकी पिटिंग है, उसके सारे यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको धूप में रख देंगे, वो खुश्क हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर कहीं थोड़े से इसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज और डिफरेंट कंडीशंस के मुताबिक से क्या होती हैं, इसके इक्विपमेंट्स होते हैं।
स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा अहम पैरामीटर है। अगर छोटा स्केल होगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या होंगे, मिनिमम होंगे। अगर बड़ा स्केल है तो वहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन कोई भी शख्स जो सन ड्राइंग के साथ एसोसिएटेड है तो वो क्या है, उसे वुडन बॉक्सेस की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है कि वो रॉ मटेरियल को कलेक्ट करेगा। कहाँ से कलेक्ट करेगा, फार्म से। फार्म से क्या है, सेफली लेके आ जाना है विदाउट डैमेज, ठीक है ना। विदाउट डैमेज जब हमारी जो प्रोडक्ट है उसको लाया जाएगा ड्राइंग प्लेस तक, ठीक है ना, ड्राइंग विसिनिटी तक, तो वहाँ पे क्या होगा, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी ड्राइंग भी अच्छी होगी, ठीक है ना। क्या है, वुडन बॉक्सेस यहाँ पे एप्रोप्रिएटेड साइजेस के ज़रूरत हैं। इसके बाद शेड प्रिपरेशन है, कटिंग टेबल्स हैं, कटिंग नाइव्स हैं, पीलिंग नाइव्स हैं, एप्रॉन्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छा ड्राइंग वेसिनिटी क्रिएट करने के लिए। अच्छे तरीके से जो प्रोडक्ट क्वालिटी, मैक्सिमम प्रोडक्ट क्वालिटी अटेन करने के लिए ये चीज़ें क्या होती हैं, ज़रूरी होती हैं। प्रीपेड रॉ मटेरियल नीड्स टू बी प्लेस्ड इन सूटेबल साइज ट्रेज, ठीक है ना। अब जो भी क्या होगा, प्रीपेड रॉ मटेरियल होगा ट्रेज के अंदर रखा जाएगा और इसको जो हमारे पास वेसिनिटी है, फैसिलिटी है, वहाँ तक लाने के लिए क्या है, लकड़ी के बने हुए बॉक्सेस के अंदर, ट्रेज के अंदर लाया जाएगा। ब्लांचर और सल्फरिंग इक्विपमेंट में बी नीडेड। यहाँ पे डिपेंड करता है, हमारे पे वेजिटेबल्स हैं तो हम वहाँ उनकी ब्लांचिंग करते हैं ताकि क्या हो, इंजाइमेटिक एक्टिविटी को हम लिमिट कर सकें। सल्फरिंग का प्राइमरी पर्पस भी यही होता है कि कलर चेंजेस को प्रिवेंट किया जा सके, जो कलर चेंजेस आ रही हैं। आफ्टर ड्राइंग रॉ मटेरियल इज ब्रॉट टू द स्वेटिंग चैम्बर, ठीक है ना। अब ये स्वेटिंग चैम्बर का काम क्या होता है, जब हम ड्राई करते हैं फ्रूट या वेजिटेबल को तो मॉइस्चर यूनिफॉर्म नहीं होता। यहाँ पे स्वेटिंग चैम्बर के अंदर लाकर सारे के सारे को डंप कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टे टाइम 24 हार्स है ऑलमोस्ट दिया जाता है। ये 24 हार्स के बाद वहाँ से जब निकालेंगे तो तमाम जितनी भी प्रोडक्ट हो गई वहाँ पे मॉइस्चर क्या है, यूनिफॉर्म हो जाता है। पैकेजिंग इक्विपमेंट यहाँ पे ज़रूरी होते हैं। जो हमारी ड्राइड प्रोडक्ट है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर क्या किया जा सके, पैक किया जा सके और उसको सेव किया जा सके। प्रोसीजर इसके लिए क्या है, सन ड्राइंग के लिए जो रॉ मटेरियल है, प्रिपरेटरी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो दूसरे प्रिजर्वेशन मेथड जैसी हैं, जैसे हम केनिंग में करते हैं, फ्रीजिंग में करते हैं या दूसरी टेक्निक्स में करते हैं। हम केनिंग की बात कर लें तो केनिंग में हम सबसे पहले क्या करते थे, वॉशिंग करते थे। वॉशिंग करने के बाद उसके क्या है, उसकी ट्रिमिंग है, उसकी स्लाइसिंग है, उसकी जो ये सारे यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। सबसे पहले क्या किया जाएगा, वॉशिंग, पीलिंग, कटिंग और उसके बाद ब्लांचिंग या सल्फरिंग है। जब ये प्रिपरेटरी ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए जाएंगे तो फूड किसी हद तक क्या हो जाती है, मोर सेफर, और जो है हम तैयार कर लेते हैं सन ड्राइंग के लिए। इट इज लेफ्ट इन द ओपन सन इन ट्रेज। अब जो हमारे पास जो कमोडिटी होगी जिसको तैयार कर लिया है वो लकड़ी के बने हुए जो ट्रेज हैं उसको ओपन सन के अंदर रख दिया जाएगा और इसको कभार हिलाते भी रहते हैं। हिलाने से क्या होगा, वो यूनिफॉर्म क्वालिटी जो आएगी ड्राइंग की वो अचीव हो सकेगी, ठीक है। जो ड्राइड फ्रूट है उसको स्टोर किया जाता है स्टॉक्ड बॉक्सेस के अंदर, बिन्स के अंदर। मॉइस्चर इक्विलिब्रियम प्रोसेस जो है उसको हम स्वेटिंग जिसे कहते हैं, उसको हासिल करने के लिए इसको इंसेक्ट प्रूफ और रोडेंट प्रूफ स्टोरेज रूम्स के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की कंटेमिनेशन ना हो। जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उसको क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, उससे जो कंटेमिनेशन होगी उसको प्रिवेंट किया जाए। अब हमने देखना है प्रिकॉशंस, कौन कौन सी प्रिकॉशंस चाहिए, किस लिए, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। जो हम सन ड्राइंग कर रहे हैं, सन ड्राइंग में बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनको क्या किया जाता है, मद्देनजर रखा जाता है। अब हमने क्या किया है, फ्रूट या वेजिटेबल जिसको ड्राई करने लगे हैं, हमने ड्राई करना ही था कि उधर से किसी की गाय, भैंस या बकरी या वैसे वहां से गुजरते हुए कुत्ते वो दरमियान से गुजर रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या होगा,
जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो अल्टीमेटली कभी भी सेफ नहीं होगी। सेफ प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए, सेफ प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, उस विसिनिटी के अंदर जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और जो ऑफिशियल जो ह्यूमन कांटेक्ट है वो भी क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। रॉ मटेरियल फॉर सन ड्राइंग इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, देयर इज डेंजर ऑफ कंटेमिनेशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर हैं, वो कंटेमिनेशन का सोर्स हो सकती हैं। बर्ड्स और एनिमल्स हो सकते हैं, विसिनिटी के अंदर ड्राइंग यार्ड के अंदर अगर मौजूद होंगे तो वो भी क्या कर रहे होंगे, प्रॉब्लम काज कर रहे होंगे। क्लीनलीनेस, अगर जितने भी प्रिपरेटरी ऑपरेशंस हैं वो क्लीन और अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किए गए तो वहां पे भी क्या कंटेमिनेशन के चांसेस होंगे, तो उसको भी क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। ड्राइंग प्रोसेस जितने भी हो रहे हैं उसमें कंटेमिनेशन को क्या किया जाता है, लिमिट किया जाता है। बहुत सारी क्या है, तवज्जो देनी पड़ती है। जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको प्रॉपरली सैनिटाइज होना चाहिए ताकि वहां पे कंटेमिनेशन ना हो। वेस्ट फ्रूट शुड नॉट बी डंप्ड नियर द ड्राइंग एरिया। अब यहाँ पे अगर आपका वेस्ट प्रोडक्ट जैसे पील है, ठीक है ना, उसकी जो अगर पिट्स हैं, उसके जो स्टोन्स हैं, गुठलियां वगैरह जिसे हम बोलते हैं, अगर आप नियर बाय एरिया के अंदर फेंकेंगे तो वहाँ किसी कुछ ना कुछ फ्रूट का पार्ट मौजूद होगा। फ्लाइज आएंगी, एग लेइंग करेंगी, लार्वा से फिर इसी तरीके से प्यूपल स्टेज, तो नई फ्लाइज बनेंगी और वो कहीं से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन का सोर्स प्रोडक्ट के अंदर भी बन सकती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, यहाँ पे जन्म ले रही होती हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी को डैमेज कर रही होती हैं। उन सबको क्या करना है, लिमिट करना है। अगर आपने यहाँ पे प्लेस करना है तो किसी भी इंडस्ट्री के साथ आपने वेस्ट को प्लेस करना है तो उसको क्या करना चाहिए, पिट के अंदर लाइम क्लोराइड अप्लाई करना चाहिए, जो क्या करता है, डीके को प्रिवेंट करता है और मल्टीप्लिकेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है, फ्लाइंग इंसेक्ट्स की है, स्पेशली फ्लाइंस की, उसको क्या करता है, रोकता है। अब जो ड्राइड प्रोडक्ट्स हैं, इंसेक्ट अटैक, ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे इंसेक्ट अटैक बिल्कुल ना होने के बराबर हो। दीज शुड बी प्रोटेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग इंसेक्ट प्रूफ रूम फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए क्या होने चाहिए, इंसेक्ट प्रूफ रूम्स होने चाहिए। ये रूम बाद फमिंगेट किया जाता है, ठीक है ना, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है या फंगस है, मोल्ड है, ठीक है ना, ये स्टेज में आ जाती हैं, वो सारे के सारे इंसेक्ट पेस्ट भी किल हो जाएं। उसको बिल्कुल क्या किया जाता है, सैनिटाइज कर दिया जाता है रूम को। जो ड्राइड फूड्स हैं डेटोरेट होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर और अपना कलर और फ्लेवर दोनों क्या करती हैं, लॉस कर देती हैं। इट इज प्रेफरेबल टू स्टोर देम एट लोअर टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए उसको, लोअर देन रूम टेम्परेचर पे। स्पेशली स्टोर्ड इन बल्क बिन्स, बड़ी बड़ी क्या हैं जो बिन्स हैं उनके अंदर स्टोर करना चाहिए रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर, ताकि शेल्फ लाइफ क्या हो, बढ़ सके, उसके अंदर जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो मिनिमम हो सके। मोस्ट प्रोसेस प्रेफर टू कीप देयर प्रोडक्ट इन कोल्ड स्टोर्स एट टेम्परेचर ऑफ 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ज्यादातर क्या है, प्रोडक्ट को 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। दिस आल्सो प्रिवेंट डैमेज बाय इंसेक्ट एंड रोडेंट्स अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है ना। ये क्या करता है, प्रोडक्ट क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा इंसेक्ट और रोडेंट पे फोकस करता है ताकि उनके अटैक से बचाया जा सके। यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, पूछा करें। अच्छी बात होती है, अच्छी आदत होती है, जो पूछता है वही लर्न करता होता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।